गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगी। पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि विलेय लवण उपस्थित होते हैं। देखिए, जो पृथ्वी का भूगर्भ है वहाँ पर से बहुत सारी धातुएं निकाली जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ समुद्र से भी कुछ लवणों को अलग किया जाता है, जैसे नमक। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। मान लीजिए लोहा पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लोहे का ऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर के साथ जुड़ा है, लोहे का सल्फेट हो जाएगा। लेकिन अयस्क, अब जैसे आयरन तो दो तीन रूप में पाया जाता है, उनको खनिज कहते हैं। बेटा, अयस्क क्या है? जिस खनिज से हम धातुओं को आसानी से प्राप्त करेंगे वे सभी अयस्क कहलाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा लोहे के 3 खनिज हैं। लोहा 3 रूपों में पाया जाता है, लेकिन बेटा उनमें से एक ऐसा होगा जिससे हम बहुत ही आरामदायक और लाभदायक पूर्ण अयस्क धातु को बाहर निकालेंगे, तभी वह जो आपका खनिज होगा अयस्क कहलाएगा। इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। धातु का निष्कर्षण। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाती हैं, कम क्रियाशील होती, जैसे AU, AG, PT, CU, ये स्वतंत्र होती। धातुओं का एक सक्रियता श्रेणी होती है, उसमें जो सबसे नीचे पाई जाती हैं AU, AG, ये कम क्रियाशील होते हैं। अयस्क का सांद्रण। अयस्क में अगर जब आप पृथ्वी के अंदर से किसी भी अयस्क को निकालोगे, अयस्क में मिट्टी, बालू जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब जैसे मिट्टी के अंदर से हम कोई भी चीज़ खोदते हैं बेटा, उसमें गंदगी तो होती है, उसको धोते हैं, तो इसी प्रकार से अयस्क को भी जब बाहर निकालेंगे तो उसमें अयस्क से गंदगी को दूर करने को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब है अगला, अब इसका हम किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बता रखा है। देखिए, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण हमने बता दिया था। अयस्क को कैसे हम निकालेंगे? अब है अयस्क में धातु निष्कर्षण का एक चरण है। जैसे अयस्क है, अयस्क में से हमने क्या किया बेटा? अयस्क का सांद्रण लिया, और अयस्क से के सांद्रण मतलब पहले अयस्क लिया। अयस्क का सांद्रण का मतलब है अयस्क में से गंदगी को दूर करना। अब है ये अयस्क को 3 भागों में बांट दिया। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो बहुत ज़्यादा क्रिया करती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, Mg, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम Al। और मध्य क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक Fe और P। निम्न क्रियाशील धातु सोना Au, चांदी Ag, प्लेटिनम PT, ये होते हैं। बेटा, जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती हैं उसको हम गलित धातु का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगा। और मध्य में जो उपस्थित होंगे वो 2 रूप में पाए जाते हैं, एक तो कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में। कार्बोनेट वाले अयस्क का निस्तापन करते हैं, सल्फाइड वाले का भर्जन करते हैं, फिर दोनों के ऑक्साइड मिल जाएंगे, उनसे धातु अलग हो जाएगी। ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जो निम्न धातुएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनका भर्जन करेंगे, भर्जन से धातु और इस प्रकार उसको शुद्ध किया जाता है। अब आप देखिए, जो उसमें हमने बताया था आपको क्या क्या है करके देखिए। अब है कम क्रियाशील जो धातुओं को प्राप्त करना। कम क्रियाशील धातु को प्राप्त करके धातु प्राप्त किया जाए। जैसे हमने बताया था सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड है, उसमें सल्फाइड है, ये CuS में क्या है? सल्फाइड है। O2 डाला तो क्या बन गया? Cu2O SO2। Cu2O से को हम Cu2S डालेंगे, फिर कॉपर अलग हो जाएगा। अब है सक्रियता, एक कम क्रियाशील की बात है। सक्रियता श्रेणी में जो बीच में आते हैं, जैसे Fe, जिंक, ये धातुएं जो होती हैं जो बीच में आती हैं, अगर मान लीजिए कोई सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में होता है तो उसका भर्जन कहते हैं, भर्जन किया जाता है। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क का वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में, देखिए धातु सल्फाइड है, हमने उसको किस में बदलना है? धातु ऑक्साइड में। आप क्या करेंगे?
भर्जन में क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अब अगला है बेटा निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? बिल्कुल वही है, जब कोई धातु कार्बोनेट के फॉर्म में होगी तो उस कार्बोनेट से अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए भर्जन में सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उसको जड़ ऑक्साइड में बदला जाता है, जैसे ZnCO3, ZnO और CO। अब आप देखिए, फिर देखिए ये भर्जन में भी ऑक्साइड, ये भर्जन देखिए आप, भर्जन में भी ऑक्साइड बन गया, मतलब कौन सा, सल्फाइड किस में बदल गया, ऑक्साइड में। और आप इसी प्रकार से निस्तापन को देखिए, निस्तापन भी कार्बोनेट वाला किस में बदल गया, ZnO में। मतलब आप दोनों भर्जन या निस्तापन से दोनों से धातु के ऑक्साइड बन गए। अब क्या है, धातु ऑक्साइड से धातु में बदलना, धातु ऑक्साइड में से धातु में बदलना, जैसे धातु ऑक्साइड ZnO, उसमें कार्बन डालोगे, CO बन जाएगा और Zn अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से उसको अलग किया जाता है। और कम अधिक्रियाशील हमने बता दिया था। और जो सबसे ऊपर धातुएं आती हैं उनको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब बच्चों थर्मिट अभिक्रिया क्या थी, एल्युमिनियम FeCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 की एल्युमिनियम से प्रतिक्रिया कर थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। आप क्या करेंगे, Fe2O3 और Al डालेंगे तो Al जो है Fe को हटा देगा, Fe अलग हो गया, Al2O3 हो गया। तो रेलवे लाइन जोड़ते और मशीन पुर्जों में आए अंतराल को जो ऐसा होता है ना, रेलवे के जो लाइन होते हैं उनको जोड़ने के लिए, और कभी कभी जो मशीन पुर्जों में जो गैप आ जाता है उसको भरने के लिए ये जो ताप निकलता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको भरने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसी क्रम में मैं अब आपको संचारण बताऊंगी। संचारण क्या है? संचारण कोरोजन, जैसे आपने देखा होगा पानी, वायु आदि के लगातार प्रभाव अधीन किसी धातु का खुरदरा रहना, धातु का खुर रहना, धातु का संचारण या खुर जाना कहते हैं। अब क्या हुआ, धातु क्या थी, जैसे स्टील के हम बर्तन लाते हैं बेटा, जब तक वो स्टील वाले बर्तन हमेशा पॉलीथीन में पैक होते हैं तब तक तो वो नया रहता है। जैसे हम उसको यूज़ करने लग जाएंगे, धीरे धीरे शुरू में जब लगते हैं तो हमें लगता है कि यार ये गिलास नया है, लेकिन जैसे जैसे हम यूज़ करते रहते हैं तो वो सब एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, धातु वायु के संपर्क में आई तो उसकी सतह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उदाहरण देखिए, एक नमी युक्त वातावरण में तांबे की सतह पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट परत जम जाना। दूसरा, लोहे की वस्तुओं को नमी वाली हवा में रखने पर इसकी सतह पर भूरे रंग का भूरभूरा सा पदार्थ जमा हो जाना, जिसे जंग कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। 2 पॉइंट को समझिए। पहला क्या है, अगर आप तांबे की सतह पर, जैसे तांबे की सतह क्या होता है ना, पूजा करने वाली जो लोटा होता है, धीरे धीरे वो काले बन जाता है। या आपने देखा होगा कभी दही और पानी कुछ रह जाता है तो हरे रंग का हो जाता है। हरा रंग का मतलब उसमें क्या जम गया, कॉपर कार्बोनेट। दूसरा है, लोहे की चीज़ को, जैसे कोई गेट हमारा बाहर बना है, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, धीरे धीरे उस पर वो जंग लग जाता है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। चांदी का रंग काला हो जाता है इसकी सतह पर, जैसे चांदी है, कोई पायल पहनते हैं वो काली हो जाती, काली क्यों होती, क्योंकि उसकी सतह पर जिंक सल्फाइड आपके की परत जम जाती है। एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जमना के कारण नीचे वाली धातु क्षतिग्रस्त होने से बचती है। जैसे एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर हम धातुओं को लगा देंगे, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाएं, लोहे में जो जंग लगना है, जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है, उबलता हुआ पानी में रख दिया, फिर उसके पानी युक्त कैल्शियम क्लोराइड में रख दिया, तो आपको कह रहा है कि नली कौ में पानी और हवा दोनों है, खौ में पानी में हवा नहीं मिली है, गौ में शुष्क हवा देखा जाएगा। तो लोहे में जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों की आवश्यकता होगी, जिसमें हवा पानी दोनों होगा उसमें जंग जल्दी लगेगा। संचारण से बचाव,
संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके और जस्तीकरण, सतह पर जस्त की परत चढ़ा के। अगला टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। यह धातु और धातु का मिश्रण हो सकता है। जैसे शुद्ध लोहा बहुत गर्म होता है, गर्म करने पर बड़ी आसानी से फैल जाता है और इसमें लगभग 0.5% कार्बन मिलाने पर इसे कठोर और पक्का किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट काफ़ी गर्म होता है। इसे तांबे और चांदी के साथ मिश्र धातु बनाने पर कठोर किया जाता है। और सीसा और कलई का मिश्र धातु बिजली के तार को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बेटा, मिश्र धातु के गुण क्या हैं? शुद्ध धातु की तुलना में इसके गुण अच्छे होते हैं। मिश्र धातु की विद्युत चालकता शुद्ध धातु से कम होती है। मिश्र धातु का गलनांक इसकी धातु से कम होता है। यह संक्षारण युक्त होता है।